आज जानेंगे हम कि सतीश चंद्र की जो मध्यकालीन भारत है, ठीक है, 11वीं क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स आती है ब्लैक ओरिएंट ब्लैक स्वान, ठीक है, पब्लिकेशन की। तो इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या तुलना करेंगे हम और जानेंगे इस वीडियो में आपके सवालों के जवाब कि कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन क्या होता है कि ये लें कि ये लें कि दोनों ले लें, ठीक है, और दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या अलग है। तो ये चीज़ें भी जानने का कई बार क्या होता है कि जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं पढ़ाई प्रिपरेशन तो वो दोनों खरीद लेते हैं और दोनों को खरीदने से कोई बेनिफिट होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों का ये जानना ज़रूरी है कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये वाली खरीदें या ये वाली खरीदें, तो इन सब की बातों का निवारण मैं करूंगा इस वीडियो में। पहले आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि मैं इस तरह की वीडियोस इस चैनल में अपलोड करता रहता हूं, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं इन दोनों के बीच की तुलना और जानते हैं कि कौन सी आपके लिए बेहतर हो सकती है। तो करते हैं इन दोनों के बीच की तुलना और जानते हैं हमें कि कौन सी खरीदनी चाहिए, कौन सी नहीं खरीदनी चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से कौन सी उपयोगी होगी और किसे लेके कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सब सवाल जुड़े रहते हैं। जब नए स्टूडेंट तैयारी करते हैं तो उनको ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एनसीईआरटी खरीदें या स्टैंडर्ड में खरीदें, दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। तो इस तुलना को मैं यहाँ पूरा संदर्भ में बताऊँगा आप लोगों को, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, और चलिए तो शुरू करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की क्वालिटी से। तो क्वालिटी देखो, ये मैंने आप लोगों को बताई थी, इसका मैंने रिव्यू करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, फुल रिव्यू है, कहाँ से मंगाया है, कितने का मंगाया है, तो वो सब जानकारी वहाँ मिल जाएगी, आप लोगों को जाके देख सकते हैं वीडियोज़ को। ठीक है, तो ये जो है इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन मंगाई गई है। क्वालिटी मैं ठीक ठाक नहीं कहूँगा इसकी, बस काम चलाओ है, काम चल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, ये मार्केट से ख़रीदी हुई है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बुक बेहतरीन है, ठीक है, मैं अभी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, आप कुछ गलत ले लेते हैं मतलब किसी चीज़ का। तो फिलहाल पहले वीडियोस को पूरा देखना, समझना, उसके बाद रिएक्ट करना, समझ गए। तो वीडियो जो ये बुक है क्वालिटी बेहतरीन है। ठीक है, देख सकते हैं ये खरीदी हुई है मैंने मार्केट से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो देखो 450 इसमें एमआरपी पड़ी हुई है आप लोगों के सामने, इसमें कोई एमआरपी नहीं पड़ी हुई है। ठीक है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है ऑनलाइन में, कभी कहीं कुछ की कितने की बिक्री है, कहीं कुछ कितने की बिक्री है, तो कुछ पता नहीं है इसका। बात इससे कर लेते हैं कि ये 450 की है। ऑनलाइन में आपको मेरे हिसाब से ये 200 से 300 के बीच मिल जाएगी आपको। हो सकता है कि उससे सस्ता भी प्राइस भी मिल जाए, 150 से, मेरे हिसाब से 150 से 250 के बीच आपको ये ऑनलाइन प्राइस में मिल जाएगी। 300 के बीच, 150 से 300 के बीच आपको अच्छे से प्राइस में ये मिल जाएगी ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट में हो सकता है कि इससे ऊपर भी हो सकता है और इसी बीच में प्राइस हो सकता है। ठीक है, इसकी बात कर लेते, तो ये ऑनलाइन में आपको 100 रुपये से ऊपर मिल सकती है, हो सकता है 100 रुपये से नीचे मिले, पर 100 रुपये से 200 के बीच आपको ये मिल जाती है ऑनलाइन में। ऑफलाइन मार्केट में दिल्ली में अगर कहीं मिल रही है तो वहाँ से आप लोग मंगा सकते हैं, मुखर्जी नगर वगैरह से। ठीक है, तो वहाँ आप लोग देख लेना। बाकी अब बात कर लेते हैं इसके पेजेस की। तो देखो क्वालिटी तो मैंने आप लोगों को बता दी है, फिर ये देखते हैं कि मध्यकालीन भारत कितने पेजेस में कवर किया गया है अच्छे से, तो ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को दिख रहा है सही से, क्योंकि मेरे थोड़ा सा कैमरे की दिक्कत है, बट मैं आपको फिर भी स्पष्ट रूप से दिखाऊंगा। तो 363 पेजेस हैं इसमें, देख सकते हैं 363 पेजेस में एनसीईआरटीज़ में कवर की गई है मध्यकालीन भारत। अच्छा, स्टैंडर्ड में कितने पेजेस में कवर कर दी है ये भी देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। तो देखो 384 पेजेस में कवर किया गया है मध्यकालीन भारत। ठीक है, तो पेजेस की बात हो गई है, अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं मुद्दे की। ठीक है, मुद्दा है विषय सूची, मुद्दा है चैप्टर, कितने चैप्टर हैं दोनों में। ठीक है, कहाँ कहाँ चेंजेस हैं तो वो भी देख लेते हैं। तो चलिए ये कर दी, ये दोनों की मैंने विषय सूची आप लोगों के सामने निकाल दी है। और बात कर लेते हैं चैप्टर के अध्याय की। तो अध्याय आप देख सकते हैं कि इसमें 20 अध्याय हैं ओनली। ठीक है, 20 अध्याय हैं और इसमें कितने हैं ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें 20 हैं तो इसमें कितने हैं ये देख सकते हैं आप लोग, 21 अध्याय। तो मतलब एक अध्याय एक्स्ट्रा कर दिया है इसमें। और एक अध्याय एक्स्ट्रा क्या है, दूसरी बात, इसमें मूल्यांकन और समीक्षा, सॉरी, इसमें 22 अध्याय हैं। ठीक है, 2 अध्याय एक्स्ट्रा हैं, इसमें 22 अध्याय हैं। इसमें 22 हैं और इसमें 20 हैं, तो 2 अध्याय कुछ एक्स्ट्रा है। तो अब एक्स्ट्रा क्या है वो भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले अध्याय से बात कर लेते हैं दोनों की। आप देख सकते हैं
तो दोनों अध्याय को ध्यान से देखिए। देखो, भारत और विश्व, भारत और बाहरी दुनिया, मतलब एक ही चीज़ हो गया। बाहरी दुनिया का मतलब है विश्व, ठीक है। उत्तर भारत और दक्कन, तीन साम्राज्यों का युग। यहाँ क्या है, उत्तर भारत तीन साम्राज्यों का काल, सेम है, एक ही चीज़ है। अच्छा, चोल साम्राज्य, चोल साम्राज्य, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक जीवन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, ठीक है। 800 से वो सब लिखा हुआ है, ठीक है, 10वीं सदी तक। अच्छा, चोल हो गया, आर्थिक 800 से 1200, ठीक है। टकराव का युग, टकराव का युग, अच्छा, संघर्ष का युग, तो यहाँ संघर्ष कर दिया है, यहाँ टकराव कर दिया है। भाषा का अदल बदल भी करा गया है, बाकी आपको निश्चिंत रहना है, कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब देख लेते हैं फिर इसके आगे। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत फर्स्ट। अब यहाँ देखिए, अब कौन सा है, दिल्ली सल्तनत 14वीं सदी प्रसार पतन। दिल्ली सल्तनत दूसरा 14वीं, ये है 1200 से 14, 1200 से 14, ठीक है, लगभग वही है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत अधीन शासन एवं वही है, वही वाला शासन और आर्थिक सामाजिक जीवन, तो एक ही चीज़ है, ठीक है। 8 अध्याय तक सेम ही है। अच्छा, यहाँ तक आ जाइए 9वें अध्याय पे। तो विजयनगर और बहमिनी, विजयनगर और बहमिनी पुर्तगालियों को 1350 से 1565, तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। उत्तर भारत के साम्राज्य के लिए संघर्ष, उत्तर भारत साम्राज्य के लिए संघर्ष, लगभग वही है, सेम। भारत में सांस्कृतिक विकास, भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास, तो उत्तर भारत में साम्राज्य के लिए संघर्ष, 2 मुगल स्थापना। अच्छा, हाँ, तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। यहाँ आ गया, देखो यहाँ आप देख सकते हैं, उत्तर भारत में साम्राज्य की स्थापना, मुगल और स्थापना। तो मुगलों का आगमन, बाबर और हुमायूं, अफगानों का चरमोत्कर्ष, ठीक है। यहाँ ये 2 चैप्टर इन्होंने एक्स्ट्रा तो नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये इस तरीके से करा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ इन्होंने अलग से दे दिया है, मतलब चैप्टर में बना के दे दिया है, और यहाँ इन्होंने इसी चैप्टर में इसका डेटा डाल दिया है। जैसे ये वाला है, मुगलों का आगमन, बाबर और हुमायूं, यहाँ अलग से नहीं दे रखा है बाबर और हुमायूं, समझ रहे हो। तो यहाँ सीधा मुगल और स्थापना, और इसी के साथ मेरे हिसाब से ये मुगलों का आगमन दे दिया है। तो ये 2 चीज़ें हैं, बाकी चैप्टर में कुछ बदलाव नहीं है, आप देख सकते हैं। लगभग लमसम सेम है दोनों, क्योंकि मैंने अलर्ट आगे भी देखी है ये, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट के चैप्टर भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, मूल्यांकन और समीक्षा, मुगल साम्राज्य एवं चरमोत्कर्ष, विघटन। ये देखिए, विघटन सेकंड, और विघटन का इसी में दे दिया इन्होंने, विघटन इसी में दे दिया इन्होंने, समझ गए। यहाँ विघटन 1 और 2 लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग। मुगलों की विदेश नीति, यहाँ देखिए विदेश नीति, तो मतलब कुछ बड़ा चढ़ा के दे दिया। जो मुगलों की विदेश नीति थी, यहाँ आर्थिक और सामाजिक जीवन में दे दिया होगा सारा, और यहाँ इन्होंने अलग से दे दिया कि मुगलों की विदेश नीतियाँ, तो कुछ चीज़ें इसमें अलग करके दे दी हैं और अपडेट करके दी हैं इसमें। अब बात कर लेते हैं, सीधी बात करेंगे, नो बकवास, सीधी बात है कि टॉपिक क्या है, बात क्या है। बात ये है कि दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, कन्फ्यूजन ये है। तो इसका प्लस पॉइंट मैं पहले बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें है अभ्यास, जब आप, जैसे पहले वाली में था, इसमें क्या है कि जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है, अभ्यास मिल जाता है आप लोगों को। और लैंग्वेज भी मैं दोनों की बताऊंगा, बिल्कुल आसान लैंग्वेज है दोनों की, ठीक है। पढ़ के सुन दिखा देता हूँ आपको, जो बढ़िया लगेगी आप ले सकते हैं, 2-4 लाइन में पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसके देखो, इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें क्या है, उसके बाद जब आप चैप्टर ख़त्म करते हैं, उसके बाद आपको अभ्यास मिलेगा, जिससे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें कुछ चैप्टर, कुछ अध्यायों को मतलब संदर्भित ढंग से अपडेट करके नया डेटा डाल रखा है इसमें, थोड़ा बहुत अपडेट करी हुई है, इससे अपडेट करी हुई है। अब बात कर लेता हूँ मैं लैंग्वेज की। तो लैंग्वेज देखो भाई, लैंग्वेज मेरे हिसाब से दोनों में मुझे ज़्यादा कुछ डिफरेंस लगा नहीं। लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। तो अगर किसी को हिंदी में समस्या नहीं है, तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड को समझना भी कुछ ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। अगर आप देखें तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ लैंग्वेज का क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ। तो देखो 8वीं सदी के बाद एशिया और यूरोप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप न केवल एशिया,
ठीक है। यूरोप के संबंधों में बदलाव आया, बल्कि लोगों के चिंतन और जीवन पद्धति पर भी इनका दूरगामी प्रभाव पड़ा। इन परिवर्तनों का परोक्ष प्रभाव पड़ता भारत पर भी पड़ा, क्योंकि पुराने रोम साम्राज्य के साथ भारत का बड़े पैमाने पर व्यापार चलता था। तो ये हो गई इसकी लैंग्वेज। बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए, भारत और विश्व। तो भारत और विश्व में 8वीं से 18वीं सदी तक 1000 वर्षों के महत्वपूर्ण परिवर्तन आए, और एशिया में भी नई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं पैदा हुई। इन नई संरचनाओं ने लोगों के सोचने के और जीने के ढंग पर गहरा प्रभाव डाला। तो बस ये है लैंग्वेज। अब लैंग्वेज देख सकते हैं दोनों की अच्छी समझ में आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब बात कर लेते हैं इन दोनों की कौन सी खरीदनी चाहिए। देखो, तो कई बार क्या होता है कि किसी के पास ये वाली पड़ी होगी, किसी के पास ये वाली पड़ी होगी। तो जिसके पास ये वाली पड़ी होगी उसे इसे खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास ये वाली पड़ी होगी उसको ये खरीदने की आवश्यकता नहीं है, भले वो नई वाली एनसीईआरटी ले ले। समझ गए आप? क्योंकि इन दोनों में डाटा सेम है। अब दोनों में से अगर किसी ने कोई नहीं खरीदी है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाली खरीद लें। इसमें थोड़ा अपडेट करा हुआ है, उन्होंने काफ़ी कुछ अपडेट करा हुआ है, मतलब समझ रहे हो। कुछ गलतियां अगर इसमें रही होंगी थोड़ा बहुत, तो उसको भी थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया है इसमें, और ये बढ़िया है मेरे हिसाब से। अब बात रही बात की एनसीईआरटी। देखो, ये भी एनसीईआरटी बेसिस किताब है। जब आप ये पढ़ लोगे तो इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इसका तो सारा इसमें डाला हुआ है। समझ गए? तो एनसीईआरटी और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको अगर नहीं खरीदी है तो बेस्ट ये रहेगी आप लोगों के लिए, और अगर जिसके पास ये है वो मत खरीदे इसको, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें इसमें हैं सेम। तो चलिए, बात यही थी वीडियोस में। अगर कुछ मेरे द्वारा कुछ छूट गया होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।